And then finally, we can tell you that we have Mr. Lakshman Hake with us. Lakshman Hake ji, namaskar. नमस्कार नमस्कार, बोलिए। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय सिया राम, शिवाजी, जय सीताराम। सर, मुझे लग रहा है आपका जो नेटवर्क है उसकी खबर लेनी पड़ेगी। ये नेटवर्क क्यों नहीं मिलता है यार? मुझे लग रहा है ये मैं गांव में हूँ, मेरे गांव में साजिश है सर, साजिश है ये कंस्पिरेसी है कि आपकी आवाज को दबाया जाए। आवाज मेरी दबाई नहीं जाएगी क्योंकि सत्य की आवाज कोई दबा नहीं सकता। दबा भी सकता है तो थोड़े दिन के लिए। लक्ष्मण आगे जाके सत्य उभर के आएगा, जी, डट के आएगा, कॉन्फिडेंस से सामने आएगा। आई लव दिस गाय, ही इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, absolutely wonderful, and we hope to see him in parliament by May 2024। मई 2024 में लक्ष्मण आगे साहब जरूर लोकसभा में होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। लक्ष्मण आगे साहब, अब आप ये बता दें, जरंगे पाटिल साहब कल पता नहीं 10 लाख मराठा या 1 करोड़ मराठा या 2 करोड़ मराठा, मुझे मालूम नहीं कितने, लेकर के मुंबई में आ रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं आमरण अनशन करूंगा जब तक के सरकार सभी मराठों को कुणबी का दर्जा नहीं देती। तो मतलब कुणबी इक्वल टू मराठा, मराठा इक्वल टू कुणबी, तो ओबीसी में अपने आप रिजर्वेशन मिल जाएगा। सर बताएं। ये मुझे एक, आप अपने जो अभी सवाल मुझे पूछा, इस सवाल का एक मैं आपको सवाल पूछूंगा जी, कि अगर जरांगे मराठा सरसकट मराठाओं को ओबीसी रिजर्वेशन मांगते हैं तो फिर उदयन महाराज को भी कुणबी बनाएंगे ये जरांगे पाटिल? हमारे शिवेंद्र राजे को भी ये कुणबी सर्टिफिकेट दिलवाएंगे? क्या है ये इसका उत्तर है क्या जरांगे पाटिल के पास? इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुणबी सर्टिफिकेट लेते ही रहेंगे, हम ओबीसी से रिजर्वेशन लेते ही रहेंगे। क्या है इसका उत्तर दे देंगे क्या? ये कैसे प्रूव कर पाएंगे? ये उनका सोशली बैकवर्डनेस ये कैसे प्रूव कर पाएंगे? अगर हमें चाहिए, ये मांग बहुत आसान है, लोगों को इकट्ठा करना ये भी बात आसान है, मगर ये सोशली बैकवर्डनेस प्रूव करना ये आसान बात है? ये जरांगे साहब को ये इसका कानून, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ये इनको मालूम है क्या? ये क्या चल रहा है? ये झुंडशाही चल रही है। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि सरकार इनकी तरफ लीन कर रही है सर। सरकार का झुकाव जो है इनकी तरफ है, और हो सकता है कि अगले 1 या 2 दिन में जब ये यहाँ पर हो कि आदरणीय सामान्य मुख्यमंत्री जी असल में बात मान जाएंगे, हाँ जी सारे मराठा कुणबी इक्वल टू मराठा, मराठा इक्वल टू कुणबी। नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले बहुत सरकारों ने किया है। राणे आयोग इंप्लीमेंट कर दिया था, उसके बाद गायकवाड़ आयोग भी इंप्लीमेंट कर दिया था, इनको रिजर्वेशन दे दिया था। उसके आगे क्या हुआ आपको भी मालूम है, और इसका भी आगे जाके क्या होने वाला है ये भी सब लोगों को मालूम है। इसके ऊपर हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। मुझे लगता है ये खिलवाड़ है, इस लोकशाही के रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ एक खिलवाड़ है। जो सोशली बैकवर्ड है, जिसको सिविलाइजेशन के दायरे में लाना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर लिया है, और इसके साथ ये खिलवाड़ है। अगर मराठा इकट्ठा हो सकता है तो कल ओबीसी भी इकट्ठा हो जाएगा, उनके हक और अधिकार के लिए वो भी जुलूस निकाल पाएगा। तो ये चैलेंज, ये ऐसी थोड़ी जुलूस निकालने से, लोगों को भड़काने से थोड़ी रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि जो विदर्भ, जो अभी बजाज साहब बोल रहे थे, विदर्भ और मराठवाड़ा में जो कुणबी और मराठा जो आपस में शादी रोटी खाना, तो ये सब जगह इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्या? तो जहां वो संबंध, वहां जो विदर्भ में सब कुणबी का सर्टिफिकेट ले चुका सब मराठा, तो ये कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस महाराष्ट्र। आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, सरसकट नहीं होगा? यू थिंक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि कुणबी कॉन्सेप्ट अलग है और मराठा कॉन्सेप्ट अलग है। कुणबी किसे कहते हैं? एक कोकण में अगर जाएंगे तो उधर कुणबी की एक अलग कॉन्सेप्ट है, विदर्भ में जाएंगे तो कुणबी की अलग कॉन्सेप्ट है। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो फैक्ट और फैक्चुअल है। कोकण में जो कुणबी है
उनकी जो जमीन है आज भी उनके नाम पे नहीं है, जी उनके उनके नाम पे नहीं है। आज भी उनकी जमीन का मालिक उसको खोती बोलते हैं, खोती मराठी में। और ये खोती धारक ये कुणबियों के हक और अधिकार के लिए महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को आबादी मिलने से पहले जो पहला आंदोलन छेड़ा था, वो जो मजदूर पक्ष बिलोंग कर रहे थे, मजदूर पक्ष सस्टेन कर रहे थे, ये मजदूर पक्ष का पहला आंदोलन ये खोतियों के हित में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला था। ये कुणबी उस खोती की वजह से किया था, वो कुणबी है। ये मराठा मतलब कुणबी और कुणबी मतलब मराठा, ये हाईली इम्पॉसिबल। कौन प्रूव करेगा? ये मुझे लगता है ये सोशली बैकवर्डनेस प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से वो कुणबी में जा रहे हैं और हम ही कुणबी है ऐसे बता रहे हैं। तो कुणबी कहने का मतलब ये हुआ, एक सेकंड लक्ष्मण आगे साहब, तो जो कुणबी कोंकण में हैं वो टेनेंट फार्मर्स हैं, उन जमीन उनकी नहीं है, किसी और की जमीन पर वो खेती करते हैं कहने का मतलब ये हुआ जी। उसे कुल मराठी में बोल दूं थोड़ा, उसे कुळाची शेती बोलतात। कुळ मतलब वो रोजंदारी करने वाला जी, रोजंदारी, वो खेती कसने वाला। उधर जागीरदार वतनदार वो जो मालिक है ना लोग, उन्होंने 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ ऐसे कुलों को उन्होंने दे दिया है। मतलब कुणबी ये कॉन्सेप्ट अलग है और मराठा ये कॉन्सेप्ट पूरा टोटली अलग है। वो दोनों में ना रोटी बेटी व्यवहार होता है, ना उनका कोई देव देवाक समान है, ना उनका कोई कल्चर समान है, ना उनका शादी की रीत रिवाज समान है, ना मराठा सोशली बैकवर्ड है। कुणबी सोशली बैकवर्ड हो सकता है मगर मराठा सोशली बैकवर्ड इस महाराष्ट्र में तो होगा ही नहीं और है ही नहीं जी। मगर विदर्भ में तो है ना सर। आगे साहब, विदर्भ में अभी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन थे, वो बोल रहे थे विदर्भ में तो है, और विदर्भ और मराठा में रोटी बेटी का रिश्ता भी है, तो विदर्भ और मराठा हो गया नहीं। फिर एक बार सुनो, विदर्भ और खानदेश और कोंकण इस एरिया में जो कुणबी है, ये कुणबी मराठों से डिफरेंट है। ध्यान से सुनिए। तुमने किसके माणिकराव ठाकरे की बात कही, तुमने किसकी बात कही, वो नागपुर के देशमुखों की बात कही, तुमने नाना पटोले की बात कही, मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये जो लेवा पाटिल है उनकी बात कही, जो कोंकण में जो कुणबी है उनकी बात कही, मगर इनका और मराठों का रोटी बेटी व्यवहार आज भी नहीं है। आज भी चाहे पॉलिटिकल लीडर फास्ट फॉरवर्ड लोगों ने किया होगा एक आध दूसरा शादी, मगर जो कॉमन मैन है जिसको रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा होने वाला है, होना चाहिए, वो कुणबी अलग है और मराठा अलग है। ये गलत नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो हम बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत बार बोल रहे हैं जी। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक कल का जो आंदोलन है और कल ये जो लोग जो इतने ज्यादा लोग लेकर के आ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आपने ये बात मेंशन करी है लेकिन फिर भी विस्तार से जरा समझाएं। कल दांगड़ समाज के लोग 2-3 करोड़ दांगड़ समाज के लोग यहां पर आ जाएं, तो फिर सरकार आपके लिए भी 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे देगी क्या? आप नहीं ना, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये देखो आज चल रहा है 2024 साल जी, और 2024 साल में जो ये देखो धनगर कम्युनिटी का मांगना है कि हम एसटी के लिस्ट में ऑलरेडी है जी, सिर्फ हमारी अंमलबजावनी नहीं हुई है। करेक्ट, सिर्फ हमारी अंमलबजावनी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता 2024 में अगर एसटी रिजर्वेशन धनगर समाज को देना है तो उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। और ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए हाउस में उनका सब्जेक्ट आने के लिए, धनगर समाज का इश्यू एजेंडे पे लाने के लिए उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं है जी। और प्रतिनिधित्व नहीं होना इसका मतलब यह है कि उनका एजेंडा चाहे कितनी भी पॉपुलेशन हो, चाहे कितना भी बड़ा जुलूस लाने दो, उनका होने वाला ही नहीं है। ये तो फैक्ट है और फैक्चुअल है। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल जवाबदार लोग हैं, सीएम से लेके पीएम तक,
इन सब लोगों ने एजेंडे पे विषय, वो सिर्फ पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल प्लस और माइनस देखते हैं, ना उनको सामाजिक न्याय देने के बारे में, उसका ऑडिट करने के बारे में, इंपेरिकल डेटा कलेक्ट करने के बारे में, कौन मागास है, कौन आगे गया है, कौन पिछड़ा है, कौन आगे गया है, किसका डिस्क्रिमिनेशन है, इसके बारे में गवर्नमेंट के पास ऑथेंटिक डाटा आज भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है हमारे सर, एक छोटी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें जो थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है, आप तो खैर इस बात के ज्ञानी ध्यानी हैं। दांगड़ समुदाय जो है पूरे हिंदुस्तान में शेड्यूल ट्राइब में आता है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ। ये धनगर कम्युनिटी महाराष्ट्र में भी शेड्यूल ट्राइब्स में आनी चाहिए, मगर जिस टाइम शेड्यूल ट्राइब्स की यादी फाइनल हो चुकी थी, उस टाइम एक नोटिफिकेशन ऐसा है उस स्टेट में, अगर ये हम सेंट्रल लिस्ट में हमने एसटी दे दिया है, मगर उस स्टेट का एक नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र में जो धनगर कम्युनिटी है, इनको शेड्यूल ट्राइब्स में डालना चाहिए। ये जब महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट अगर ये सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिसर्च बॉडी, उसकी एक चाहे सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन हो, चाहे स्टेट बैकवर्ड कमीशन हो, चाहे शेड्यूल्ड के बारे में एसटी का जो बैकवर्ड कमीशन है वो कमीशन हो, उनके पास जाएगी, उसके पास संशोधन हो जाएगा, फिर उनके बाद हाउस में जाएगा, फिर कनिष्ठ सभागृह और वरिष्ठ सभागृह, राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, उसके बाद वो आरजीआई के पास जाएगा, और उसको वो स्टिकअप हो जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करेगा, तो फिर धनगर कम्युनिटी को एसटी रिजर्वेशन मिलेगा। ये प्रोसेस है, ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ ये प्रोसेस है। मगर ये प्रोसेस धनगर कम्युनिटी के बारे में मुझे नहीं लगता कि ये प्रोसेस हो पाएगी, क्योंकि आज तक लास्ट 78 ईयर्स में, 75 ईयर्स में इस देश अमृत काल मना रहा है, मगर धनगर कम्युनिटी का एक भी मेंबर लोगों में से सिलेक्ट होके, लोगों में से चुन के ये देश की संसद में गया नहीं है। और इसकी वजह से ये एजेंडे पे आएगा कैसा, ये इसके ऊपर चर्चा होगी कैसी, ये बहुत हाईली इम्पॉसिबल मुझे लगता है। मैं फैक्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है the first representative of the Dangar community in the Lok Sabha will be Mr. Lakshman Hake. Yes. Of that I am absolutely certain. On that there is no doubt at all. But Lakshman Hake साहब, what do you think is going to happen over here in Mumbai tomorrow, day after? कल और परसों मुंबई में ये लोग तो आके बैठ जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में पुलिस में इतनी ताकत है या इतनी सक्षमता है कि उनको रोक सकें या टोक सकें या कुछ और कर सकें। नहीं, मैं मेरे लोकशाही, मेरा लॉ एंड जुडिशरी, मेरा पुलिस प्रशासन, मेरा प्रशासन पे मेरा भरोसा है जी। वो क्या बोलते हैं, थोड़ा मैं बोल सकता हूँ आपको, ये हमारा पुलिस प्रशासन है, एक लाखों लोगों का जुलूस निकालता है, लाखों लोगों का बहुत बड़ा मोर्चा निकालता है, मगर उसे कंट्रोल कितने लोग करते हैं? 100 लोग कंट्रोल करते हैं, 150 लोग कंट्रोल करते हैं। वो ट्रेंड है। मुझे नहीं लगता कोई कायदा सुव्यवस्था हाथ में ले लेंगे, अराजक सदृश परिस्थिति निर्माण हो जाएगी तो हमारा लॉ एंड जुडिशरी खत्म होगा ना। तो फिर हर एक स्टेट में ये हो जाएगा, हर एक शहर में ये हो जाएगा। अगर ऐसा होना है तो क्या हो जाएगा इस देश का क्या हो जाएगा, ये हमारी सिविल सोसाइटी का क्या हो जाएगा? ऐसा मुझे तो कोई डर नहीं लगता है। हमारा लोकशाही है, जुलूस निकालने का हमारा हर किसी को हक है, उनका अधिकार है, मगर कायदा हाथ में लेना हाईली इम्पॉसिबल। मेरे पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, मुझे नहीं लगता कि आके साहब ये सरकार आप देखोगे कि असंभव को संभव, सेंटर की बात कर रहा हूं, चाहे वो आर्टिकल 370 हो अब्रोगेशन, चाहे राम मंदिर हो, सब लोग कहते थे असंभव है, इन लोग ने संभव किया। अब सरकार भी कह रहे कि 30 वर्ष और 3 दिन 2 दिन, पहले 27 वर्ष 2 दिन बोले थे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बोले 27 वर्ष तक इन लोग सोचते रहे, हमने 2। तो क्या ऐसा कोई आपको लग रहा है, ट्रिपल तलाक हो, जो असंभव चीज को आपको लग रहा है एकनाथ शिंदे जी जिस प्रकार से कसम खाया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कि मैं न्याय दूंगा, तो वो खुद पे कम और सेंटर पे ज्यादा,
उनको विश्वास था कि न्याय वहां से आएगा। तो आपको लग रहा है 2-3 दिन में संभव भी हो सकता है कुछ ना कुछ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज संभव करते गए अब तक, उनका कहना, सेंटर का कहना कि हमने असंभव को संभव किया। आपको लग रहा है कुछ? नहीं, आपने आपने जो सब्जेक्ट रखा वो मराठा रिजर्वेशन के बारे में आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, मराठा रिजर्वेशन। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये देखो रिजर्वेशन देने के लिए अगर 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 मराठा बैकवर्डनेस प्रूव करेगा, अगर ओबीसीओ में से अगर मराठा को रिजर्वेशन मिलेगा तो ओबीसी रिजर्वेशन खत्म हो चुका है, खत्म होगा, खत्म। कौन बचा, कौन फिर बचा, कौन जो 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 फॉरवर्ड है, जो डेवलप्ड है एज कंपेयर टू ऑल? खत्म हो गए ना रिजर्वेशन। फिर ओबीसी रिजर्वेशन, एंड ऑफ रिजर्वेशन, जिस दिन मराठा रिजर्वेशन ओबीसीओ में से मिलेगा उस दिन ओबीसी रिजर्वेशन, एंड ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। बचा क्या है फिर? कौन बाहर रह गया फिर? ये मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट है, नहीं होगा ये। और हाके साहब, ये जो मराठा के कुछ लीडर्स कहते हैं कि 90% हमारे जो मराठा में है वो एक्चुअली गरीब है, गरीब तबके के लोग हैं। मुझे नाम्बियार साहब, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मराठा कम्युनिटी के 90% लोग अगर मागास है, तो जो ओबीसीओ में जो आ रहे हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, तो क्या उनका क्या 100% रिजर्वेशन के बजाय 100% वो विकसित हो चुके हैं क्या? ऐसा बोलना है क्या ये गवर्नमेंट को, जवाबदार गवर्नमेंट को? मैं एक उदाहरण दे देता हूं। बजाज साहब और नंबियार साहब, अगर मेरे ओबीसीओ में जो कुंभार है, जो नाभिक है, जो भटके विमुक्त जाति जमातियों में पारदी है, रामूशी है, बेड़र है, जो हैबिचुअल अपेंडेंस एक्ट के तहत जो गुनेगार कम्युनिटी है, ये लोग 100% इस रिजर्वेशन की वजह वो क्या विकसित हो चुके हैं क्या? अगर मराठा 90% मागास है तो इन जातियों का ये इंपेरिकल डेटा ये शासन कब कलेक्ट करेगी? कौन बैकवर्ड और कौन फॉरवर्ड, ये कैसा पता चलेगा? हमारे महाराष्ट्र के एजेंडे पे, मेरे गवर्नमेंट के एजेंडे पे ऐसा कोई ऑडिट करने का प्रावधान है क्या? इंपेरिकल डेटा उनके हाथ में है क्या? इसका आंसर चाहिए। अगर मराठा 90% मागास है तो इन सब जातियों के लोग भी 90% मागास हो जाएंगे। तो फिर इसका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट सिर्फ ये गवर्नमेंट, अभी ये स्टेट बैकवर्ड कमीशन सिर्फ ओपन कम्युनिटी का सर्वे कर रहे हैं, ये ओबीसीओ का सर्वे नहीं कर रहे हैं। ये नाइंसाफी है। ये जो बैकवर्ड कमीशन जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, एक बाजू को क्वेश्चनर दे रही है और दूसरी बाजू को आंसर शीट दे रही है। ये मास कॉपी कर रहे हैं, मास कॉपी। अगर मास कॉपी करके अगर 90% अगर सोशल बैकवर्डनेस का मार्क्स ये लोग लेंगे तो ये इंसाफी होगी? ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है? ये सामाजिक न्याय है? ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? ये महाराष्ट्र में झुंडशाही चल रही है। इसके ऊपर मैं निषेध करता हूं इस बातों का, क्योंकि मैं ओबीसी कम्युनिटी से, मैं धनगर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। इनकी क्या हालत है और ये क्या महसूस करते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, इनका विधानसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है, इनका लोकसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है, लॉ एंड जुडिशरी में कितना रिप्रेजेंटेशन है, नौकरियों में कितना रिप्रेजेंटेशन है, आईआईटी में कितना रिप्रेजेंटेशन है, मैं बता सकता हूं। मैं कौन सा भी गवर्नमेंट, कौन सा भी मिनिस्टर, कौन सा भी सचिव मेरे सामने लाइए, मैं उनको स्टैटिस्टिक्स बता दूंगा। कैसा ये बैकवर्डनेस प्रूव करेंगे? झुंडशाही के ऊपर बैकवर्डनेस, झुंडशाही के ऊपर। कल कौन सी भी कम्युनिटी आगे आएगी, बहुत बड़ा जुलूस निकालेगी और मुझे ये चाहिए। कल ब्राह्मण लोग भी आगे आएंगे तो ब्राह्मण लोगों को रिजर्वेशन दे देंगे आप? ये प्रावधान है हमारे ये सिस्टम में। लेकिन ये तो कानूनी बात हो गई ना सर, आप जो बात कर रहे हैं वो कानूनी बात है, वो कानून की बात है। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिक्स होगा ना सर। अगर कल या परसों, सर पूरी बात सुन लें, हाँ। भले ही आगे जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड ना करे, लेकिन अगर यहां पर अनाउंसमेंट हो गई कि कुनबी इज इक्वल टू मराठा, मराठा इज इक्वल टू कुनबी, हो सकता है गैर कानूनी हो जैसा आप बता रहे हैं, जरूर होगा, लेकिन पूरा मराठा वोट तो इस वक्त पूरा शिफ्ट हो जाएगा ना इस तरफ। शिफ्ट होने दो। अगर मराठा शिफ्ट हो जाएगा, अगर मराठा पोलराइट हो जाएगा तो ओबीसी भी शिफ्ट हो जाएगा। ओबीसी भी सोचेगा किसको पोल करना है और किसको नहीं करना है, क्योंकि ओबीसी क्या पढ़ा लिखा नहीं है?
ओबीसी की मूवमेंट नहीं है, ओबीसी शांत है, ओबीसी वाइटलेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ समझता नहीं है। वो भी सोचेगा अगर मराठा पोलराइट होता है तो ओबीसी भी पोलराइट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम That भी is करेंगे, something that the हम भी government कर has to लेंगे। really consider, right? Absolutely true. Lakshman Age साहब, thank you very much for joining us. It's a great pleasure talking to you. आप गांव से हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप गांव से आप जब मुंबई आए, कृपा करके जरूर ऑफिस में आए। वी वुड लव टू इंटरव्यू यू राइट हियर इन द स्टूडियो एंड वील हैव अ लॉन्ग इंटरव्यू based on your deep study of OBCs. Thank you very Thank much, you. sir. Thanks a lot. नमस्कार, जय हिंद, जय Thank you. महाराष्ट्र, Thank जय you. भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र, जय मल्हार, जय सिया राम सर। Thank you. जय सिया राम। Really wonderful. Really and truly wonderful talking to him as always, and he's very sure that the Marathas do not deserve reservation under the OBC category. As he says, they are not backward. Because backwardness is social, not economic. क्योंकि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए तो मोदी जी ने पहले ही 10% प्रावधान रखा हुआ है ना। मिस्टर मोदी, एज पीपल डोंट नो दिस, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए द मोदी गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ एज इन हिज सेकंड टर्म that you have reservation under EWS. Yes, and he says the Marathas have been taking Yes. recourse to that. Right, and at the moment with